हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आई होप आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। एनवायरनमेंट का हम रिवीजन कर रहे हैं। 2 लेक्चर्स हम खत्म कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं पहले वो इन 2 लेक्चर्स को देखेगा, फिर यहाँ पे आएगा। इंटरनेशनल समिट, व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे सवाल आते हैं हर साल डायरेक्ट। हंसते हंसाते तैयारी करो, मजे से तैयारी करो। इंपॉर्टेंट समिट्स में से सवाल क्या आएंगे? एक तो थीम्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रिपीटेड थीम्स के कब कौन सी चीज आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर किससे आया था, एजेंडा 21 जैसे फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। तो उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स ये इंटरनेशनल समिट्स हैं। पहली चीज, इंटरनेशनल समिट्स की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टॉकहोम की। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी ये। अभी एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी आएगा आपकी आंखों के सामने। डोंट कंफ्यूज विद ईच अदर। 1972, 1972 फुल फॉर्म इसकी थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। पहली मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट पे। इससे पहले कोई बात ही नहीं करता था पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की कोई बातचीत ही नहीं करता था। इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी यही है इसकी। मतलब इस जो सम्मेलन हुआ था ये, इसको मॉडर्न एनवायरमेंटल जो मूवमेंट्स चले उनकी शुरुआत मानी जाती है। 122 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। स्टॉकहोम नाम की जगह जो कि स्वीडन में है, 122 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ये बहुत से आप में से लोगों को नहीं पता होगी बात। ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। यहां से यूनेप आया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो अब बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज की शुरुआत होती है यहां से। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही कि स्टॉकहोम से क्या स्टार्ट हुआ था बेसिकली। फिर आता है आपका ब्रंटलैंड कमीशन 1983, और एक क्वेश्चन और आता है थीम्स के साथ साथ, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अगर आपको नहीं पता तो कैसे करेंगे आप? तो आपको सबसे शुरुआती ये ध्यान रखनी है, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर सबसे बार पूछता है, आवर कॉमन फ्यूचर कहाँ से आया? मतलब ये बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये वो विकास था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो विकास था जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा किए बिना आने वाली फ्यूचर की जनरेशंस की जरूरतों को खतरे में डाले। मतलब बेसिकली ना डाले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट था। एग्जैक्ट पूछेगा आपसे आवर कॉमन फ्यूचर किससे आया था। क्लियर? अच्छा, एक इसमें आप मुझे बीच में चीज बताएंगे कि एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम, इसका मतलब क्या है? क्लब ऑफ रोम 1968 का एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि 1972 में इसने लिमिट्स टू ग्रोथ करके एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। लिमिट्स टू ग्रोथ कब दी गई? 1972 में। लिमिट्स टू ग्रोथ ये याद रखना, एलटीजी करके याद कर लो, और ओनली वन अर्थ यहीं पे आया था। क्लियर? अब अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरियो। बहुत फेमस है ये, तो ऑफिशियल नेम था इसका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी याद रखना। याद करो यहीं पे एजेंडा 21 आया था इससे। रियो डेक्लेरेशन आया था एनवायरनमेंट पे। और जो ये आजकल बॉडीज पढ़ते हो ना आप, यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी, ये कन्वेंशंस यहीं से निकले थे तीनों, याद रखना ये तीनों। क्लियर? क्लियर हो गई बात? आपसे पूछेगा रियो डिक्लेरेशन क्या था? कुछ नहीं था, 27 नियम थे इसमें। ये बात है आपसे कोई नहीं पूछेगा, कितनी भी डिटेल में आप पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। एजेंडा 21 नाम का एक योजना है। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लेती है, ठीक। और 178 से ज्यादा यहाँ पे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अब तक आते आते काफी अच्छे से बातें जो हैं सतत विकास इन्हीं सबको लेके गोल गोल घूम के स्टार्ट हो गई थी। जोहानिसबर्ग समिट, ये रिव्यू था। 1992 में एक बड़ी समिट हम कर चुके हैं, अब हम थोड़ा रिव्यू करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, क्लीन वाटर, सब सेम आएगा। ईयर याद रखना। अब 20 साल बाद होती है 2012, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इसको कहते हैं। यहां से आता है द फ्यूचर वी वांट। कितनी हो गए रिपोर्ट्स, कितनी आ गई अब तक? एक तो रिपोर्ट आई ओनली वन थीम वाली, फिर मैंने आपको क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट बताई, एक आवर कॉमन फ्यूचर बताया, एजेंडा 21 बताया, और द फ्यूचर वी वांट। अब मैं आपसे बोलूं इन्हीं को एक बार लगा दो जरा क्रोनोलॉजी में, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में इन रिपोर्ट्स की क्रोनोलॉजी लगा दो। एक क्वेश्चन 100% तैयार हो गया आपका, ठीक है। और यहां से आते हैं द वेरी फेमस एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो अभी हम इसी लेक्चर में याद करेंगे, ठीक। अब यहां से बात आ रही है इंपॉर्टेंट सीओपीज की। व्हाट इज सीओपी? इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ द
पार्टीज। नाउ व्हाट आर दीज पार्टीज? वही पार्टीज हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट पे चर्चा शुरू की है, यानी पार्टियों की कॉन्फ्रेंस ऐसे बोल सकते हैं इसको हम। बैठकें हैं, UNFCCC के तहत होती हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्षिक सम्मेलन होते हैं, मेले लगते हैं, ये ऐसे समझो आप। ठीक है, और ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जलवायु कार्यों से संबंधित। ठीक है, सदस्य देश सालाना बैठक में बैठेंगे, काम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, उत्सर्जन घटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की चीजें इसमें होती हैं। ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, बस इतना याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे COP1 पहले तो पता होनी चाहिए, बर्लिन में हुई, जर्मनी में। यहाँ से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई कि अब हम बाइंडिंग टारगेट बनाएंगे, बातचीत से कुछ नहीं होगा। अब आपको प्रॉपर टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेड टू द क्योटो प्रोटोकॉल, नॉट इंपॉर्टेंट। COP3 1997 क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड। पंचायती राज पे क्वेश्चन आएगा और क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आएगा। अगर इन दो चीजों पे क्वेश्चन ना आए तो समझिएगा वो PCS का पेपर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पढ़ेंगे ये भी अभी हम, तो अभी रुक जाना, अभी यही नहीं आ जाना कि पूरा बताइए। COP15 नॉट इम्पोर्टेंट, 21 इज इम्पोर्टेंट, पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और कैटोविस रूल बुक कब आई? 2018 में आई। ग्लासगो की समिट कब हुई? यहाँ पे NDCs, मतलब अभी तो हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यहाँ पे हर देश अपने खुद के कुछ प्लेजेस लेगा अपने देश के अकॉर्डिंग। ये कोल को फेस डाउन करना है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करनी है। 27 जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, यहाँ से लॉस एंड डैमेज फंड स्टैब्लिश हुआ था। अब देखो, लॉस एंड डैमेज फंड की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो आपको नाम से पता चल रहा है इस फंड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखो, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें क्लाइमेट चेंज के कारण अगर कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्रांट्स और बहुत ही अच्छे रेट्स पे इंटरेस्ट शामिल है इसमें। ठीक है, और ये बेसिकली उन देशों की मदद के लिए है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड चल रहे हैं। 27 पे ये स्टैब्लिश हुआ था। 2000 ये COP28 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। COP29 ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस आया था, ये 300 बिलियन की प्लेज ली गई थी। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, देखिए ये पूछेगा नहीं आपसे, पर फिर भी आपको एक रूटीन में चीज याद होनी चाहिए। बाकू अजरबैजान में फिर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, अगर ऐसे आ जाए डायरेक्ट एक टर्म आ जाए, किससे आई थी? तो ये इस वाली COP से आई थी। आर्टिकल 6 की बात हुई थी पेरिस एग्रीमेंट की। COP30 2025, दिस इज अपकमिंग COP, यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के लिए। मतलब ये एक फंड है जो आजकल जो इतना खराब हो रहा है हमारा रेन फॉरेस्ट, उसको फिर से कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ COPs होती है CBD के अंडर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आसान भाषा में कुछ नहीं, एक बड़ी इंटरनेशनल डील है जहाँ पे दुनिया भर के देश ये मानते हैं कि हमें जो धरती पे जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं, दूसरे जीव हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। ये उससे रिलेटेड हो गया। अब ये जो जैसे आपका अभी क्योटो था, बाकी चीजें ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्रोनोलॉजी के लिए बताई जा रही हैं चीजें। तो ये CBD 1 1994 में इसके तहत होती है। पहली मीटिंग थी ये, यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर्स, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा ये बना। फिर COP6 2002 वाली हेग में हुई थी। बॉन गाइडलाइंस इन्होंने अडॉप्ट की थी, आगे हम पढ़ेंगे बॉन कन्वेंशन भी। फिर COP7 हुआ कोलालंपुर मलेशिया में। यहाँ से जो है काम शुरू हुआ नगोया प्रोटोकॉल पे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कब आया नगोया प्रोटोकॉल? ये 2010 में आया था। ठीक है, ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान आया बायोडाइवर्सिटी का, ये आपसे ईयर पूछ सकता है। और आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स भी पूरे नहीं पूछेगा, कितने गोल्स हैं ये पता होना चाहिए आपको सिंपली। कैनकुन मेक्सिको वाला हुआ, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जाएगी अलग अलग सेक्टर्स में। फिर COP14 हुआ, यहाँ पे पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क दिया गया। CBD COP15 आया, कनमिंग चाइना में हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में साथ साथ। तो यहाँ पे कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क दिया गया था। ये आईची टारगेट्स को रिप्लेस करके नए टारगेट्स यहाँ पे दिए गए थे। ऐसे ही UNCCD के तहत COPs हुई, उसमें COP1 हुई 1997 में। फिर से सेटअप होगा, पहले जमाएंगे काम फिर आगे बढ़ेंगे, वो वाली बात है ये। 2007 मैड्रिड, फुटबॉल प्लेयर्स प्लीज, फुटबॉल फैंस ये देख सकते हैं, 10 ईयर स्ट्रेटेजी आई यहाँ से। UNCCD के तहत COP10 हुई चैनगांव साउथ कोरिया में। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आया यहाँ से। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज LDN? LDN का मतलब है जमीन की खराबी को रोकना।
जो जमीन, जो लैंड पहले से खराब हो चुका है, उसे ठीक करके इतना काम करना कि कुल मिला के जमीन की सेहत और जो वहां की क्वांटिटी है वो पहली जैसी बनी रहे। बस इतनी सी बात है ये, ठीक है। हम जितनी जमीन खराब कर रहे हैं उतनी जमीन आप ठीक भी करो। लैंड न्यूट्रलिटी, डिग्रेडेशन को न्यूट्रल कर दो, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है। तो ये कब आया, ये आप देख सकते हैं। COP12 2015 की अंकारा टर्की में हुई। LDN को ऑफिशियली SDG में इंक्लूड किया गया, अभी हम वो पढ़ेंगे। दिल्ली डिक्लेरेशन कहाँ से आया था, ये आपका न्यू दिल्ली में हुई थी एक समिट, COP वाली, वहां से आया था। यहाँ पे ड्रॉट इनिशिएटिव अपनाया गया। लैंड डिग्रेडेशन की बातचीत चल रही है, देखो। फिर 2022 वाली 1 बिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है, टारगेट याद रखना। ऑप्शन में दे देगा 2022 2025, बट यू हैव टू रिमेंबर द टारगेट। आप सही पढ़ के जा रहे हो तो सही पढ़ो। कोड डे आवर में स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया ड्रॉट रेजिलियंस पे, जेंडर इक्वालिटी पे, लैंड राइट्स पे। आप ये चीज देखो, जो UNCCD का अंडर है वो सारी रेजिलियंस ऑफ लैंड की बात कर रही हैं। तो होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है ये। मतलब रेगिस्तान बनने या भूमि को पथरीली बनने से लड़ने के लिए एक कन्वेंशन है ये, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन को रोकना है हमें। 1994 का ये कन्वेंशन है, 1996 से ये लागू हुआ था। इंडिया भी सदस्य है, इसका मेंबर है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आ गए हैं हम इंटरनेशनल कन्वेंशन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो अब हम पहला देखेंगे रामसार कन्वेंशन। आपको रटा होना चाहिए, लेटेस्ट में आपसे थीम पहले भी पूछ चुकी हूँ। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, और उसकी लेटेस्ट थीम आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। तो रामसार कन्वेंशन सिंपल सी बात है। ये कन्वेंशन ये कह रहा है जो जगह पानी से भरी है, तालाब है, झरने हैं, नदी के किनारे, उन्हें बचाना है आपको। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके के जानवर पक्षी रहते हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश जो इस पे साइन करते हैं वो इन वेटलैंड्स को प्रिजर्व करते हैं। वेटलैंड्स को आप जानते हैं नील गगन भी कहते हैं, तो आपको शायद याद रहेगा। नील गगन बचाने हैं आपको, ठीक है। वर्ल्ड वाइड, सिंपल। फिर एक कन्वेंशन आता है आपका साइट्स, सिटीज नहीं है, साइट्स है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये रोकता है ट्रेड को, विदेशी व्यापार में विलुप्ति के कगार पे आए जंगली जीव जंतु और पौधों की रक्षा करना है। मैम ने बड़ा सा हिंदी में कुछ बोला था, वो ये है, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है ट्रेड एंडेंजर्ड फ्लोरा फौना में। किससे स्टैब्लिश हुआ था ये, वॉशिंगटन कन्वेंशन से, ठीक है। एक पॉइंट याद रख लेना। लीगली बाइंडिंग है लेकिन नेशनल लॉज का प्लेस नहीं लेता है, ठीक है। 1973 1975 से लागू हुआ था। लागू होने वाला साल भी कई बार आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो इतनी बात रखनी है आपको याद, अच्छे बच्चों की तरह। फिर आता है आपका मार्पोल कन्वेंशन 1973। अब बात करें ना, शिप्स हैं, शिप्स कुछ पोल्यूशन तो करते होंगे, पता है आपको। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स भी इसको कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जहाजों से समुद्र में प्रदूषण रोकने का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। सिंपली 1973 का है। 78 से इसके नियम सख्त किए गए थे। वैसे आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। जो समुद्रों में जहाजों के कारण पोल्यूशन हो जाता है उसको बचाना। फिर आता है आपका बॉन कन्वेंशन, 1979 से 83 से अडॉप्ट हुआ था। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये माइग्रेटरी स्पीशीज पे फोकस करता है। जैसे कुछ स्पीशीज इधर से उधर जाती है ना, माइग्रेट करके, ये उन पे फोकस करता है। उनको बचाना है, उनका बेटरमेंट एंड ऑल ये देखता है। आप प्लीज ईयर 1979 रिपीट करते रहिए मेरे पीछे पीछे, ठीक है। तो जिससे आपको बार बार याद रहे। जर्मनी में ये हुआ था, बॉन शहर जर्मनी में, पता होगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा वियना कन्वेंशन 1985, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करता है, अब बात शुरू हुई ओजोन लेयर की, ओजोन को बचाना। वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, इसको पूरा बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सिंपल सा ये है कि इसको इसको ट्रीटीज का ट्रीटी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कैसे संभालें, कैसे बचाएं, ये इस चीज पे फोकस करता है। क्लियर। फिर आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका आएगा ये पेपर में सवाल, तो आपको सही लगा के आना है। 1987 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है, वो ओजोन पे बात स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, जिनको हम ODS भी कहते हैं, इनका उत्पादन उपयोग कम करना है, ठीक है। तो ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन परत अर्थ को सन की हार्मफुल UV किरणों से बचाती है। वो एक अलग चीज है, हम पूरा पढ़ेंगे उसे, पर ये आपको याद रखना है। UNFCCC आप हम देख के आए थे, कहाँ से ये आया था।
1992 से ही आया है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही ठीक से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे बात हुई थी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा ऊपर, ठीक है। उसी का टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी सीओपीज है, ये भी हम देख चुके हैं। सीबीडी हम देख चुके हैं, 1992 का है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी यूनेप के अंडर है, याद रखिएगा। एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूएनसीसीडी आप देख चुके हैं, 1994 का है। ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन को ये रोकता है। रॉटरडैम कन्वेंशन है एक 1998 का। रॉटरडैम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है? रॉटरडैम कन्वेंशन आपका है जो हजार्डुअस केमिकल्स होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसके लिए ये समझौता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डुअस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब बेसिकली उन केमिकल्स, उन पेस्टिसाइड्स को नियंत्रित करना है, उनको कंट्रोल करना है, जिसका इस्तेमाल हमारे लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए खराब है, ठीक है। अब आपने एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था अभी कन्वेंशन भी आएगा, ये आ गया 2001। ये बैन करता है या फिर रिस्ट्रिक्ट करता है पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से मनुष्यों को बचाता है ये, ठीक है। स्वीडन में इसको अपनाया गया था। कौन से होते हैं ये पीओपी? जो परसिस्टेंट होते हैं, ढीठ होते हैं बिल्कुल। ये वो केमिकल्स हैं जैसे कि डीडीटी, पीसीपीज, जो बहुत लंबे समय तक मिटते नहीं हैं, एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। ये 12 पीओपीज को कवर करता है, जिनको डर्टी डजन्स भी कहा जाता है। अब ये डर्टी डजन्स हैं कौन कौन से, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। एल्ड्रिन है इनमें, क्लोरडेन है, डीडीटी है, डाइल्ड्रिन है, एंड्रिन है, हेप्टाक्लोर है, एचसीबी क्या होता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है, मायरेक्स करके एक कंपाउंड है, टॉक्साफिन करके एक कंपाउंड है, पीसीबीज क्या होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, डाइऑक्सिन्स आते हैं इसके अंदर, और फ्यूरान्स आते हैं इसके अंदर। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2003 का है। ये सप्लीमेंट करता है सीबीडी को, जो भी आपने ऊपर ट्रीटी देखी थी उसको ये सप्लीमेंट करता है, ठीक है। मतलब उसी के तहत आता है, आप ऐसे समझ लो इसको। प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी भी कहते हैं। मतलब बेसिकली जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, और जो आजकल यूज में है मॉडर्न इंडस्ट्री, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए, वो भी इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो आप जो रिस्क ले रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप क्या रिस्क ले रहे हैं और किस तरीके से आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। हांगकांग कन्वेंशन 2009, देखो शिप से रिलेटेड आपने एक पढ़ा है अभी, मार्पोल। मार्पोल और हांगकांग में क्या फर्क है? यहाँ पे सेफ और एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग होगी शिप्स की। शिप्स खराब होंगे तो उनको दोबारा से रिसाइकिल कर देंगे, ठीक है। ये आपके नगोया प्रोटोकॉल क्या है? अब 2010 का है ये, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली ये उन जेनेटिक रिसोर्सेज पे अप्लाई होता है जो सीबीडी के अंडर कवर्ड है, ठीक है। और उनसे क्या बेनिफिट्स डिराइव किए जा रहे हैं, सिंपल सा इतना मतलब आप समझ लो। और नगोया जापान में जगह है, 2010 में ये साइन हुआ था, 2014 में ये फोर्स में आ गया था। ये ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क देता है जो आपके जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके रेगुलेशन पे, उनके रेगुलेटरी एक्सेस पे, ठीक है। फिर एक कन्वेंशन आता है मिनामाटा कन्वेंशन 2013, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेप के अंडर काम करता है, अभी देखा था, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में। ऐसे याद किया करो चीजों को, ठीक है। अब याद रखना ये मरकरी से संबंधित है, एम फॉर मिनेमाटा, एम फॉर मरकरी, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ये काफी रिसेंट कन्वेंशन है एंड एज कम्पेयर टू अदर्स, देखो ना थोड़ा सा नया वाला है। 2013 का है, 2017 से ये लागू हो गया था। ये पूरी जो पूरी लाइफ साइकिल है ना मरकरी की, उसको एड्रेस करता है ये, ठीक है। उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है, बैटरीज, फ्लोरेसेंट लैब्स, सब कुछ। जापानीज सिटी पे ये नेम्ड है, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था यहाँ पे मरकरी पॉइजनिंग का, ठीक है। फिर आपका आता है किगाली अग्रीमेंट या फिर कन्वेंशन 2016 का। ये 2016 का है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना, उसका अमेंडमेंट है। ये एचएफसीज की बात करता है, एचएफसीज को फेस डाउन करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। अलग अलग डिक्रीज होती हैं इसमें, आपको इतना कुछ वो नहीं करना है। मतलब जो इसका होल सोल एम है ना, वो ये है कि 80 से 85% रिडक्शन करना है 2047 तक। पूछेगा नहीं खैर आपसे कोई, पर इतना ही आपको बहुत है ये मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैंटियागो नेटवर्क। ये एक्चुअली 2019 में स्टैब्लिश हुआ था, सीओपी 25 हुई थी उसके तहत। ये कनेक्ट करता है वनरेबल डेवलपिंग कंट्रीज को, मतलब टेक्निकल इशू दिए जाएंगे,
उनको हेल्प की जाएगी क्लाइमेट रिलेटेड लॉस एंड डैमेज से। वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फोकस करता है ऑन इनहैंसिंग एक्शन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, सेम बात है ऑलमोस्ट। आर्कटिक काउंसिल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर्कटिक वाले एरिया का जो है ये लोग आपको मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। और ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 1996 की है ये, हाँ 1996 की है, ठीक है। 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, कोई आपसे पूछेगा नहीं वैसे, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये इम्पोर्टेंट होगा आपको बता दिया जाएगा कि इम्पोर्टेंट है। रेड, व्हाट इज रेड? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एक तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इसकी, ठीक है। यूएन बैक्ड मैकेनिज्म है ये, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वगैरह देता है ये, ठीक है। एक यूएन रेड प्लस आया था, अब रेड प्लस अगर आएगा तो आप समझ ही सकते हैं कि वो बेसिकली उसी का कुछ एक्स्ट्रा होगा। यूएन रेड प्लस आया था, रिड्यूस्ड एमिशंस फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये इसमें बात होती है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को कंजर्व करने की और मैनेजिंग फॉरेस्ट सस्टेनेबली, इन सब चीजों की इसमें बात होती है। सी CCAR 2012 का है, जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं उन पे फोकस करता है, जैसे मीथेन है, ब्लैक कार्बन है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव, ये एक मल्टीलेटरल फंड है जो कि वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। ये एमिशंस को रिड्यूस करने, देखो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये, डिफॉरेस्टेशन से, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से। एक हाई सीज ट्रीटी होती है, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूनक्लॉस कहते हैं इसको, इसके अंडर काम करती है ये, ठीक है। ये जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड एरिया उनको कवर करती है, मतलब 64% ऑफ द ओशन को ये ट्रीटी कवर करती है। अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे सामने जो हमें पढ़नी है। यूनेप, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको तो देखो फुल फॉर्म याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करता है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को, इनका इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, नैरोबी केन्या। व्हाट इज IUCN? IUCN है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक रेड लिस्ट पब्लिश करती है, याद रखना, ठीक है। क्रूशियल डेटा देती है, हेडक्वार्टर इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, 1988 का है ये, नॉट 98, सॉरी। ये साइंटिफिक असेसमेंट्स देता है क्लाइमेट चेंज पे, इन्फॉर्म्स पॉलिसी करता है। हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, क्या है ये? WWF। ये वो वाला WWF नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वाला WWF है। बस ध्यान देने वाली बात ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 का है, एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। फिर आपका आता है FOA, सॉरी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 का है, बाई चांस आ जाए क्रोनोलॉजी में तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं। UN एजेंसी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज, इन पे काम करता है, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना। हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली। फिर आपका आता है यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है आपका, यूनेस्को आप आजकल देखते भी होंगे, इसके तो एम्बेसडर्स भी पूछ लेगा इंडिया से कौन है कौन नहीं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट करता है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ग्रीन पीस NGO है, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स में बेस्ड है। GEF, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ये क्या है? ये फंडिंग देता है, वो हमें फैसिलिटी नाम से पता चल रहा है, फंडिंग देता है। ये अर्थ समिट से आया था, ये जो फैसिलिटी है ये कब बनी थी? अर्थ समिट, यानी 1992 में बनी थी ये। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC, USA में है। और बेसिकली ये फंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ग्लोबल पार्टनरशिप फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स और उनका घर, हैबिटेट। हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। थोड़ा अलग जगह हेडक्वार्टर्स वाली चीजें ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करने वाले SDGs की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले तो ये कितने गोल्स हैं? 17, रट लो इनको, ठीक है। 17 गोल्स हैं ये। इनका क्या एम होगा आप ही बताओ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये 2015 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे बेसिकली। ये सब आपसे कुछ नहीं पूछेगा कोई। टारगेट कब तक का है ये देख सकते हो आप। अब बस बात ये होती है इनको याद कैसे करें। बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ के ही समझ के याद कीजिएगा, मेरा ये आपसे अनुरोध है बेसिकली। एक तो इसका ये पूरा है ही पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये भी हम देख सकते हैं। तो जैसे P फॉर पीस है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर्टी की। E से एंड हंगर, ऑल गुड। थर्ड बात है ऑल गुड, गुड हेल्थ। फिर है क्लीन एजुकेशन, क्लीन एजुकेशन होगी तो अच्छी क्वालिटी होगी। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की। फिर हम बात करते हैं एक्सेस होना चाहिए वाटर और क्लीन सैनिटेशन के पास। न्यू एनर्जी पे एक्सेस होना चाहिए।
डिसेंट वर्क होना चाहिए, ठीक है, जॉब्स होनी चाहिए इन 3 जगहों पे, ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए कम्युनिटीज के लिए, ठीक। और फिर आपका यहाँ पे आप देखेंगे अगर थॉटफुल कंजम्पशन होना चाहिए, इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट होना चाहिए, कंजर्वेशन पानी के नीचे होना चाहिए, अर्थ पे होना चाहिए, मतलब अर्थ ऑन लैंड, और हमें फ्रीडम होना चाहिए, पीस होना चाहिए, और एंड में आता है ऑल पार्टनर्स, तो पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटेगी तो भूख हटेगी, भूख हटेगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, वेलबींग अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो हम पढ़ने जाएंगे, शिक्षा के लिए जाएंगे, शिक्षा में जाके तो पता चलेगा बराबरी क्या होती है, जब लड़के लड़कियां सब साथ पढ़ेंगे, जब वहां जाएंगे तो हम देखेंगे क्लीन वाटर सैनिटेशन हमें मिल रहा है, लाइट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। 8 से 5 ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस टाइम में आप वर्क करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें करोगे, अच्छी अच्छी समझ रहे हो। फिर फिर क्या करोगे, फिर 9 होता है 3x3, तो 3x3 किसकी बात हो रही है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, 3 I की बात हो रही है, ठीक है। यू यू मतलब 10 का मतलब क्या हो गया, 1 नॉट इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी, मतलब तभी तो बराबर होंगे सब, जब दिस विल नॉट इक्वल टू 0 तो इनइक्वालिटी की बात आ गई। 11 मतलब 2 ऐसे टावर्स खड़े हैं, सिटीज और कम्युनिटीज बहुत सेफ हैं। फिर 12 में किसी भी मतलब कैटास्ट्रोफे को हम रोकेंगे, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है। 13 मतलब अशुभ होता है, अशुभ क्लाइमेट चेंज। 14 मतलब 7 × 2 7 समंदर पार, 7 समंदर, 7 कितने समंदर, गाना याद कर लेना, ठीक है। फिर आपका 15 में हम बात कर रहे हैं लैंड की, लैंड की 16 1 + 6 मतलब 7, लकी हो गया, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और 17 तो एंड है। देखो मुझे लगता है ये वाले तो याद हो ही जाते हैं, ठीक है, 13 14 15 16 वाले, ये ऊपर वाले थोड़े दिक्कत करते हैं, तो अब आप देख लो जैसे भी आपको बने वैसे आप याद कर सकते हो। यहाँ पे नीति आयोग का क्या काम, ये कोऑर्डिनेट करता है एसडीजी को और इम्प्लीमेंटेशन करता है उनका। ये एक इंडिया एसडीजी इंडेक्स डैशबोर्ड भी आप सीएससी में हमारे पढ़ रहे होंगे, सब लेटेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ दी हुई हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इंपॉर्टेंट होता है, हर बार आपको ये पढ़ के जाना होता है। तो आई होप आई एम क्लियर, आप एक दो बार रिवाइज करोगे आपको आ जाएगा ये, मतलब ये मेरा मेथड है, आप कोई और मेथड से पढ़ लो, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जैसे आपको याद हो जाए याद कर लो बस, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर पूछता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल मिनिस्ट्री आप जानते हैं, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सीपीसीबी, ये एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन, देखो नॉइज वाला ना बच्चे भूल जाते हैं, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो देखो नॉइज बात है इसमें, ठीक है, नई दिल्ली। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्हीं के छोटे भैया हैं, अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में है। ZSI, एनिमल बायोडाइवर्सिटी, जूलॉजिकल जू, कोलकाता, कोलकाता का जू बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। BSI, बोटानिकल सर्वे, प्लांट, जहां एनिमल वही प्लांट, कोलकाता। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, WWF ऊपर पढ़ के आए हो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून। FRI, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ क्या नाम है मल्होत्रा, तीसरा कौन था, वरुण धवन, वो वाली पिक्चर यहाँ पे शूट हुई थी, तो उसी से याद कर लो इन दोनों को, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, फॉरेस्ट्री रिसर्च देहरादून में दोनों। नीरी, द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीबीसीएस, हर बार क्वेश्चन आता है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, नागपुर महाराष्ट्र, ये R&D करता है पोल्यूशन कंट्रोल पे, CSIR के अंडर काम करता है। गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हिमालयन इकोलॉजी पे स्टडी करना, अल्मोड़ा उत्तराखंड। देखो बल्लभ पंत, पंत लोग कहाँ होते हैं, पहाड़ में होते हैं, अल्मोड़ा साइड, ऐसे याद कर लो। NBA, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 का, उसको इम्प्लीमेंट करता है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। IMO, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फोरकास्टिंग क्लाइमेट मॉनिटरिंग, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। NGT 2010 की बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये पूछता है हर बार क्वेश्चन। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनविस, ये न्यू दिल्ली, MOEF में आता है ये। NTCA, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का, टाइगर सेंसस वगैरह भी ये लोग कंडक्ट कराते हैं, वो हम पढ़ेंगे अलग से। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, NEB, ये एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है, नई दिल्ली का है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, कोस्ट है तो कहीं कोस्टल जगह पे ही होगा, दिल्ली उत्तर प्रदेश में, कहीं तो बैठा नहीं होगा ऐसी कोई चीज। सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये कोलकाता में नहीं है, ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी तो जू है बहुत अच्छा।
ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। अब एनवायरमेंटल एक्ट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एक्ट्स, ठीक है। देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन एक तो ईयर बहुत पूछता है, मैच करा लेगा। एक क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आप जानते हो बहुत फेवरेट है पीसीएस के। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद रखना, पूछेगा अम्ब्रेला एक्ट किसको बोलते हैं, छाता एक्ट, ऐसे याद कर लो। अम्ब्रेला एक्ट है ये, किस लिए आया था एक्चुअली 1984 में, जो बहुत ही ट्रेजिक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके रिस्पॉन्स में इसको लाया गया था। कोऑर्डिनेट करता है सारे एग्जिस्टेंट एनवायरमेंटल लॉज के साथ, और बहुत सारे मतलब सेंट्रलाइज्ड एक अथॉरिटी बनाता है जो कि मेजर्स लेंगे एनवायरनमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करता है। जितने भी नेशनल पार्क्स बनते हैं, सेंचुरीज बनती हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनती हैं, वो इसी एक्ट के तहत बनती हैं। ठीक है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है, लीगलाइज करता है बेसिकली। ठीक है, स्केड्यूल्स हैं इसमें। 1982 में अमेंडमेंट्स हुए थे, फिर 2022 में हुए, और ये साइट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब इंडिया की एंट्री जो साइट्स में हुई थी वो इस एक्ट की वजह से हुई थी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पहले नहीं था कवर्ड, अब है डेफिनेटली। और इसमें अलग अलग स्केड्यूल्स हैं, अब स्केड्यूल्स 4 हो गए। ठीक है, आप मतलब ये इतना ज्यादा नहीं है कि आपसे पूछेगा या कुछ, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसी के तहत आया, स्टेट बोर्ड इसी के तहत आए, सेंट्रल जू अथॉरिटी इसी के तहत बनी थी, और एक और है आपका एनटीसी है, वो आपका इसी के तहत बना था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपका इसी के तहत बना था। तो ये इन सारी चीजों को जो है प्रोटेक्ट करता है, ये आपको बात समझनी है। 2022 से जो ये अमेंडमेंट्स आए थे, इससे मेनली क्या हुआ है कि जो स्पीशीज हैं, ये इसने इंक्रीज कर दी हैं स्पीशीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, और साइट्स को और बेटर तरीके से ये एंजॉयमेंट और एनफोर्समेंट दे रहा है। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलरली जो एलिफेंट्स वाला इशू नहीं चल रहा था, आपने भी न्यूज में भी सुना होगा कि एलिफेंट्स को आप रिलीजियस या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए अलाउ किया है इसने, इट परमिट्स इट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन, एलिफेंट, सब इस एक्ट के तहत ही आए हैं। ठीक है, चलिए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, प्लीज ईयर याद रखना। वाटर पोल्यूशन के लिए है, बहुत ही पहला और शुरुआती लॉ है, मेजर एनवायरमेंटल लॉ है इंडिया के लिए। और सीपीसीबी और एसपीसीबी ऊपर पड़ा था ना, वो इसी के तहत बने थे, ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, और इसका 2024 एक अमेंडमेंट बिल भी आया था दैट एम्स टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, पर खैर वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डिटेल में नहीं जाना हमको, सिंपल याद रखिएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेस्ट लैंड का यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। एयर प्रिवेंशन वाटर वाला देखा था, 1981 का है ये। ठीक है, अब देखो ये स्टैब्लिश नहीं होगा, इसको यहां से हटा लेना, ये स्टैब्लिश नहीं किया है सीपीसीबी और एसपीसीबी, ये इनको एडिशनल पावर्स दी हुई है। मतलब कि आप ऐसा मान लो कि जो बने हुए थे और अच्छे से इसमें पावर्स दी हुई, तो आपका ये अगर आता है, स्टैब्लिश हुआ था वाटर वाले से, पर इसके तहत भी और जो है मैंडेट्स दिए गए हैं, बस इतना याद रखना है। और हजार्डुअस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 के हैं, जो गवर्न करते हैं हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल वर्ड जरूर याद रखना। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की रोकथाम के लिए एक एक्ट है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंडिया में इंप्लीमेंट करता है, अभी आपने ऊपर देखा था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज, सेम बातें हैं, वही सब एनवायरमेंट में सारी चीजें वही होती है रिपीटेड। एनबीए स्टैब्लिश करता है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टैब्लिश करता है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हो गई। फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आते हैं 2006 के, ये जो अंग्रेजों के टाइम से जो हिस्टोरिकल इतिहास रहा है, अन्याय जो होता था फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज की तरफ, उनके राइट्स को ही रिकॉग्नाइज करता है। फिर आपका ईआईए नोटिफिकेशन आता है 2006 का, ये एक नोटिफिकेशन है, बस इतना याद रखना, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल फाइल कीजिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मैंडेटरी बनाता है, इसके स्टेप्स हैं स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, मिटिगेशन, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, पब्लिक कंसल्टेशन, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग एंड मॉनिटरिंग। इन निमोनिक एक आपके सामने लिखा है, सम स्मार्ट बॉयज इन मुंबई prepare pretty robust development model, and those smart boys will definitely clear the exam, girls too. NGT, it is very important, एनजीटी का पूछता है 2010, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर पूछता है, तो ये स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए है एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स के। जब से एनजीटी आया है तब से बहुत सही काम हो रहा है,
एनजी इसके खिलाफ, जो एनवायरमेंट के खिलाफ क्राइम्स होते हैं, मतलब ये ओवरव्यू देता है बहुत अच्छा। फिर आते हैं आपकी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो कि 2022 में अमेंड किए गए। अब इसमें एक टर्म आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कचरा बनाने वाला प्रोडक्ट का जिम्मा उठाएगा, ना कि सिर्फ ग्राहक। सिंपल सी बात है। आम मतलब कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो बाद में उसका कचरा सही से इकट्ठा करेगा, रिसाइकल करेगा, डिस्पोज करेगा, मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी है। ये नहीं प्रोडक्ट बना दिया, आपको बेच दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, मान लो कुछ भी, मोबाइल फोन्स हैं आपके, ये एप्पल और इन, और पहले कंपनी क्या है ना, बॉटल बेच देती थी, बाद में वो बॉटल कहाँ गई ये कुछ नहीं पता, चलो मौज करो। ईपीआर में अब कंपनी देखेगी कि जितनी बोतल बेची गई, क्या वो वापस आई, वापस रिसाइकल हुई। ऐसे ही पैकेजिंग वाले आपके ये जो हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब जो कार्डबोर्ड, प्लास्टिक पैकेजिंग ये भेज रहे हैं, वो बाद में क्या बच रहा है? इट इज ऑल कचरा। इस कचरे का क्या हो रहा है? तो ईपीआर कहता है कंपनी को उसका निपटारा और रिसाइकलिंग सुनिश्चित करनी है। बहुत शॉर्ट में कहेंगे तो जिन्होंने सामान बनाया है वो ही उसका कचरा संभालेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छी बात है वैसे ये। इसमें अमेंडमेंट्स भी आए थे, जिसकी वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा था। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग होगी रिसाइकलिंग की। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए 2016। आप जानते हैं, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है घरों के बाहर, वहां पे अर्बन रूरल एरियाज दोनों पे होता है ये लागू। वो लोग भी कहते हैं गीला कूड़ा अलग रखो, सूखा कूड़ा अलग रखो। तो डोमेस्टिक हजार्डुअस वेस्ट अलग होना चाहिए। वेस्ट जनरेटर्स ड्यूटी स्पेसिफाई करते हैं, वही वाली चीजें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे ई वेस्ट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? कोई भी पुराना खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, बैटरी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी जो अब इस्तेमाल नहीं हो रहे और वो फिर से कचरा बन गए हैं, दैट इज ई वेस्ट। सिंपल सी बात है। इसी में ईपीआर आता है, कलेक्शन सिस्टम है, वो पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई होते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, यहाँ पे भी तो कितना कचरा होता है ना। आप जाना वैसे हॉस्पिटल में, किसी भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े जाने की, ऐसी सिर्फ विजिट करने जाना, तो आप देखना वहाँ पे अलग से ऐसे कंटेनर्स आपको दिखाई देंगे हर एक वेस्ट के लिए। 4 कैटेगरीज में होगा, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू, फॉर ईज ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब ये जो कैंपा फंड है, कैंपा फंड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। मतलब जब कोई कंपनी या सरकार जंगल, फॉरेस्ट को काट देगी, सड़क बना देगी, डैम बना देगी, खदान बना देगी, फैक्ट्री बना देगी, तो क्या होगा? जंगल का नुकसान होगा, फॉरेस्ट चला जाएगा। इस नुकसान की जो भरपाई है, इसके लिए जो पैसा है, वो एक कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा और वो इस फंड में जमा होगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? फंड का पैसा तो आ गया इसमें, यूज कहाँ होगा इसका? नए पेड़ लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होगी, गांव वालों को फायदा पहुंचाया जाएगा, जैव विविधता को बचाया जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब जंगल काटो तो पेड़ लगाओ, पैसा कैंपा फंड में जमा कराओ, ये वाली बात है। तो इसी के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं, एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में इसका यूज होता है। ये आपका कैंपा फंड है। फिर आते हैं आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजेड नोटिफिकेशन 1991 के हैं, याद रखना, हमारे अम्ब्रेला एक्ट के तहत ये इशू हुए थे। देखो, जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, जो ये वो नियम है, बस इतना याद रखो, ये वो नियम है जो समुद्र किनारे, कोस्टल एरियाज, आप बैठे हो वहां पे व्यू वाले रूम में, ज्यादा पैसा देके आपने रूम लिया है, ठीक है, उसका वो व्यू वाला रूम वहां बनेगा या नहीं बनेगा, वो ये नियम तय कर रहे हैं, ऐसे समझो। ठीक है, क्या बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता। ये एरिया बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये तटीय इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, मछुआरे वगैरह हैं, उनका भी रोजगार बचाना है, जाहिर सी बात है। जैसे 2019 में जो नो डेवलपमेंट जोन था, वो रूरल एरियाज के लिए 200 मीटर से 50 मीटर कर दिया गया था। टूरिज्म भी प्रमोट करना है अब साथ साथ। फिर बाढ़ आ जाती है, पानी सब बहा के ले जाता है। तो सीआरजेड 1 में सबसे नाजुक इलाके आएंगे, ठीक है, यहाँ कुछ भी नया नहीं बनेगा। फिर सीआरजेड 2 में पहले से बसे हुए शहर या गांव आएंगे। 3 में गांव और कम विकसित इलाके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी 200 मीटर के अंदर कोई पक्का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। 4 में समुद्र के पानी और जो ज्वार भाटा वाला हिस्सा होता है, जो ये लो टाइडल लाइन होती है, ये वाला एरिया आएगा। इसमें मछली पकड़ने वाली जो लोग हैं, वो बिल्कुल उनको अलाउ कर दिया जाएगा। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज हमेशा अलाउड रहेंगी। ठीक है, और पोल्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो इसका एग्जाम्पल है, आप गोवा जाना है आपको पेपर देते ही, वहां पे होटल बनाना है आपको जाके, आपको लग रहा है पेपर नहीं हो सकते, वैसे आप पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ से तो होगा जरूर। देखिए, मेंस लिखना है, आइएगा आप वापस,
तो सीआरजेड नियम देख के तय होगा कि कहाँ बनेगा, कितनी दूरी तक बनेगा। ठीक है, जैसे सुंदरबन मैनग्रोव एरिया है, वहां आप कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते जाके, पेपर हो आपका क्लियर चाहे ना हो, क्योंकि वो CRZ 1 में आता है। ठीक है, बस इतना याद रखना, बीच और समुद्र को बचाओ, बनाने बसाने से पहले दूरी का हिसाब लगाओ। ठीक है जी, चलिए तो रामसर साइट्स नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी का पढ़ा हुआ दोहरा लीजिए, हंसते मुस्कुराते बहुत ही जोश के साथ तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।